देखो ये अगला राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव का मतलब क्या है? बेसिक भाषा में कहें कि राजनीतिक टकराव क्या है, तो कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हम कंप्लीट करना चाहें लेकिन कुछ राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न हो जाए किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से, तो वो राजनीतिक टकराव है। पोस्को प्लांट जब चल रहा था, पोस्को प्लांट का मामला हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जो पोस्को प्लांट चल रहा था, जो पोस्को प्लांट का मामला था, जनता विरोध कर रही है, इधर केंद्र सरकार भी असमंजस में है, विरोध नहीं कर रही है लेकिन असमंजस में है कि क्या किया जाए उसको। जनता के और राज्य सरकार के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाया जाए। केंद्र सरकार क्यों मना करेगी? क्योंकि उसको भी पता है देश की हालत पता ही है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, तभी देश राज्य में पैसा आएगा। राज्य में पैसा आएगा तो केंद्र के पास में भी पैसा आएगा। सिंपल है, टैक्स तो राज्य भी लेगा, केंद्र भी लेगा, टैक्स तो वो भी लेंगे। तो राजनीतिक टकराव क्या उत्पन्न हुए? सबसे पहला तो राजनीतिक टकराव ये था कि फैसला ले कौन, जनप्रतिनिधि ले या जनता ले? फैसला ले कौन? हित किसका है? जनता का। फैसला कौन ले? जनप्रतिनिधि। विरोध में कौन? जनता तो विरोध में है। तब ये फिर एक बार ना मामला घूम गया इसका कि करें तो करें। टकराव की स्थिति है, अगर दो जनप्रतिनिधियों के बीच में टकराव हो जाए तो उसको तो ठीक है, थोड़ा सा निपटाया भी जा सकता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में यदि टकराव हो जाए तो कैसे सुलझाओगे आप? मांगे आपको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं जाकर के एक लेवल पर जनता की ही माननी पड़ेगी। आज भी देख लो, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। अब जनता ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया कि 50 लाख रुपए और उसके घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आमतौर पे होता है, आमतौर पे होता है, अगर किसी सरकारी विभाग की लापरवाही से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर जनता विद्रोह कर देती है, विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं, फिर सरकार से अपनी मांगे मनवाई जाती है। तो सरकार उस सिचुएशन में क्या करेगी? ठीक है जी, आपको इतने नहीं इतने देंगे और एक सरकारी नौकरी दे देंगे घर के किसी एक सदस्य को। होता है। अगर जनप्रतिनिधि और जनता के विरोध में, जनता में विरोधाभास है तो फिर मांगे किसकी मानी जाएगी? जनता की मानी जाएगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो टेम्परेरी है ना। इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। और इसका कार्यकाल जब तक जिएगा ना तब तक है, पता नहीं ऐसे जनप्रतिनिधि कितने आएंगे कितने जाएंगे। एक टाइम आएगा ये एक उंगली मारेगा, तख्ता पलट कर देगा जनता। यही लोकतंत्र है। यही क्या है? लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र है कि अगर जनप्रतिनिधि ने 5 साल ठीक से काम किया तो ठीक, वरना यूं करते हैं इसका एक उंगली से और काम खत्म। ऐसा ही करते हैं। हर 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार पलटता कौन है? अगर कांग्रेस की सरकार चल रही है, बीजेपी आ जाती है, तो पलटी किसने वो सरकार? जनता ने पलटी। अगर बीजेपी आ रखी है, बीजेपी सत्ता में है और अगले चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार आकर के बैठ गई, तो वो पलटा किसने? तो तख्ता पलट करने का मेन काम किसका है? जनता का। तो मांगे किसकी मानेंगे? जनता की। लेकिन यह मामला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि जनता का भला भी तो करना है ना। दूसरी साइड इन दोनों से अलग एक व्यक्ति और
जो भी पर्यावरणविद है, जो भी पर्यावरणविद है वो क्या कह रहे हैं, प्लांट तो भले ही लगा लो लेकिन पर्यावरण का थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लांट तो लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखना। 3 खेमों में बटा हुआ पोस्को प्लांट। पोस्को प्लांट का उदाहरण इसलिए दिया कि समझ में आए उस टाइम में उद्योग लगाना अपने आप में कितना बड़ा रिस्क हुआ करता था, कितना बड़ा काम हुआ करता था। उसके बाद में जनता कह रही है कि भाई अगर आपको हमारा हित ही करना है, हमारा भलाई करना है, तो आपको आधुनिकीकरण करने की क्या जरूरत है। आप आधुनिकीकरण मत करो, आप पश्चिमी सभ्यता को क्यों अपना रहे हो, आप पश्चिमी सभ्यता को क्यों अपना रहे हो, आप उसके बिना भी तो हमारा भला कर सकते हो। अगर उद्योग नहीं तो पैसा नहीं सरकार के पास में, सरकार के पास में पैसा नहीं तो फिर जनता का भला नहीं, और जनता का भला नहीं तो फिर जनता कभी इधर पड़ेगी कभी उधर पड़ेगी। कहानी समझ में आ रही कि क्यों ये सारे का सारा झगड़ा खड़ा हो गया। अंत में बात टिकी हुई किस पर है, जनता पर टिकी हुई है। बात तो जनता पर टिकी हुई है क्योंकि 1951 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बना, जवाहरलाल नेहरू जी बने। और नेहरू जी अच्छे नेता थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो मन में आया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, नहीं। सारी चीजें संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार की उन्होंने, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के अंदर अगर हम देखें तो देश को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। हमसे ढंग से करना चले, वो तो देश को चला रहे थे उस टाइम में, और वो भी ऐसी स्थिति के अंदर जब देश के पास कुछ है ही नहीं, खजाना खाली है। देश जब आजाद हुआ तो खजाने के अंदर कुछ नहीं था, खजाना खाली था, और खाली खजाने के साथ में भारत आजाद हुआ, और फिर भी वो देश को चलाने के लिए सोच रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो नेहरू जी भी कहीं ना कहीं इसके पक्षधर थे कि उद्योग नहीं तो पैसा नहीं, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के पैसा आएगा। ये राजनीतिक टकराव की स्थिति, राजनीतिक फैसले की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनीतिक टकराव क्या है, राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो कैसे चल रही है, राजनीतिक टकराव क्यों उत्पन्न हो रही है, वो चीजें तत्कालीन सरकार के अंदर चल रही है। समझे। पोस्को प्लांट में विरोध प्रदर्शन हुआ, भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जब देश आजाद हुआ, इन सारी चीजों के इधर अगर हम बात करें तो जब आजाद हुआ तो 2 मॉडल थे सरकार के पास में। पहला वो क्या करें, पूंजीवाद को अपनाए, और दूसरा किसको अपनाए, समाजवाद को। 2 मॉडल थे उसके पास विकास के। जिन ने पूंजीवाद अपनाया वो अपनी जगह पर रहे, जिन देशों ने पूंजीवाद अपनाया उनका उदाहरण भी नेहरू जी के सामने था। सोवियत संघ ने समाजवाद अपनाया, उसका उदाहरण भी नेहरू जी के सामने था। क्योंकि उस टाइम में आजाद भारत में नेहरू जी थे, तो नेहरू जी कुल मिलाकर के ये देख रहे थे, आराम से देख पा रहे थे और आराम से समझ पा रहे थे कि अगर हम पूंजीवाद अपनाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, और अगर हम समाजवाद अपनाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तो कतई समर्थक नहीं है, वो समाजवादी के समर्थक थे, और समाजवाद के समर्थक थे। इसी वजह से ये लोकतंत्र इतने आसान तरीके से कामयाब हो पाया, अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल पाई आसान भाषा में। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवाद की अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना थोड़ा सा।